नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और आज से आप मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी द्वारा जो सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को बताने वाला हूं कि क्या काउंसलिंग का स्ट्रक्चर होता है, किस हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, रूल्स क्या है यहाँ पे, एग्जिट रूल क्या है यहाँ पे, अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का किस हिसाब से रोल प्ले यहाँ पे होता है, किस हिसाब से अपग्रेडेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न के रूप में ज़रूर आता रहेगा कि क्या हम एमसीसी के साथ में स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम सीट होल्ड करके स्टेट में अपनी सीट्स के लिए जा सकते हैं, क्या हम राउंड 2 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं या फिर मॉपअप में अपग्रेडेशन कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रे में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, तो इन सब सारे सवालों को और सारे प्रोसेस को आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हर कुछ मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे बताया है। आपके काउंसलिंग को स्टेप बाय स्टेप भी मैंने यहाँ पे समझाया है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। पूरी काउंसलिंग जर्नी में टीम गेट माय यूनिवर्सिटी आपको हर संभव हेल्प करने वाली है आपके प्रोसेस में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में। काउंसलिंग दो तरीके से अटेंड की जाती है, एक जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है और दूसरा स्टेट। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, बट स्टेट के बारे में बताता हूं कि स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में 85% ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स होती है और 100% प्राइवेट की सीट्स का वहां पे इंक्लूजन होता है। जहां पे आपको ये एक डिफरेंस बता देता हूं कि एमसीसी और स्टेट के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि एमसीसी की काउंसलिंग में आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे और प्राइवेट को नहीं देखेंगे। स्टेट की काउंसलिंग में आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं देखेंगे एक्सेप्ट कर्नाटका, जहाँ पे कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स अंडर गवर्नमेंट फीस पे रिजर्व्ड हैं जो कि सिर्फ कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट को ही वो मिलता है। कर्नाटका में ये केए के प्रोसेस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को आप वहाँ पे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका आप कहीं पे भी किसी स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में। एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो होता है वो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का होता है। 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सीट्स हैं टोटल तो उनकी 15% सीट्स आप अप्लाई कर सकते हैं एमसीसी के थ्रू। और यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होता है, किसी भी स्टेट से आप हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और बचे हुए जो 85% सीट्स बचेंगे यानी कि आउट ऑफ 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 सीट्स जो बचती हैं वो स्टेट काउंसलिंग का हिस्सा होगा और वहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल कंडीशंस के हिसाब से जो स्टेट के बच्चे हैं वो वहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे एमसीसी में, एम्स की 100% सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, बीएचयू एएमयू के इंटरनल एंड ओपन सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिपमर के इंटरनल एंड ओपन सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। एएफएमसी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा एमसीसी के द्वारा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पे एमसीसी में अप्लाई करेंगे और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी आप, जो कि वर्धमान महावीर और अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, इसके लिए भी आप एमसीसी में ही अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीट वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स पे कोई भी एडिशनल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कैटेगरी रिजर्वेशंस के हिसाब से कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है, बट एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एएमयू की 50% ओपन सीट्स में भी कोई डोमिसाइल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से बीएचयू की सीट जो है आप ओपन सीट्स हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एएमयू की जो इंटरनल सीट्स हैं 50%, इस पे जो रूल एप्लीकेबल है वो यही है कि आपको एएमयू से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करना होगा और वो भी अगर आज 2024 में आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो इससे 2 साल पहले के ही पीरियड के अंदर में, इससे बियॉन्ड अगर आपने पास आउट किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जिपमर की ओपन सीट्स पे हर कोई एलिजिबल है। जिपमर की इंटरनल सीट्स पे जिपमर की रूल्स एंड रेगुलेशंस
एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे पौंडीचेरी का डोमिसाइल भी आपको एप्लीकेबल होता है। अब 85% जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, इनका भी काउंसलिंग का प्रोसेस एमसीसी द्वारा होता है और इसके लिए 11th एंड 12th दिल्ली से होना मैंडेटरी है और ये सबसे मेन रूल है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी आरएमएल हॉस्पिटल, ये दो कॉलेज हैं जो कि आईपीओ के अंतर्गत आते हैं, बट फिर भी ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एमसीसी के थ्रू ही किया जाता है और यहाँ पे भी 11th एंड 12th मैंडेटरी है दिल्ली से, उसी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बचे हुए जो आईपीओ के कॉलेज हैं, एनडीएमसी और बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी काउंसलिंग जो 85% सीट्स की होती है वो कंप्लीटली आईपीयू के अंदर में ही किया जाता है, जिसके लिए आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ईएसआईसी की ओपन सीट्स भी सबके लिए ओपन है, वही इंटरनल सीट्स जो हैं वो ईएसआईसी वार्ड वालों के लिए ही सिर्फ वो एलिजिबल होते हैं, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब काउंसलिंग की कुछ हाईलाइट्स भी आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे किया जाता है। टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होंगे, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे। सारे राउंड्स ऑनलाइन मोड पे किए जाएंगे। एएफएमसी का जो प्रोसेस है, एमसीसी में सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाकी की जितनी प्रोसेस है वो एएफएमसी फिजिकल मोड पे अलग से कंडक्ट कराती है, जिसका कोई भी प्रोसेस एमसीसी में बाद का नहीं किया जाता है। फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो चारों राउंड्स में ओपन किया जाएगा, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे राउंड, इन सारे राउंड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 से एप्लीकेबल है, बट फॉरफीचर का रूल राउंड 2 से एप्लीकेबल होता है। अब स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल है? जिन भी स्टूडेंट को प्रीवियस राउंड में, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप में कोई भी सीट अलॉट नहीं है, वही बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी स्टे राउंड के लिए कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का क्या रूल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है तो आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं, बट राउंड 1 से जो आपको सीट मिली है उससे आप राउंड 2 और फर्दर मॉप अप राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है राउंड 2 में तो आप मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट कैन ओनली गो फॉर अपग्रेडेशन टिल राउंड 2 and round 2 allotted candidate can go for upgradation in mop up round. स्टे राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, दूसरा प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, तीसरा प्रोसेस है अलॉटमेंट का। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगी आपको 2 तरीके का यहाँ पे आउटकम नजर आएगा। पहला होगा अलॉटमेंट, दूसरा होगा नॉन अलॉटेड। अगर नॉन अलॉटेड है तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस जो है चॉइस फिलिंग की आपको राउंड 2 में करनी है। फिर अगर नहीं आपको अलॉटमेंट मिलता तो आप मॉप अप जाएंगे, फिर नहीं मिलता तो आप स्टे तक जाएंगे। तो नॉन अलॉटेड के लिए प्रोसेस का फ्लो यही रहेगा, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है उनको क्या करना है, उनके पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि उनको कॉलेज अगर पसंद आ गया तो वो रिपोर्ट करें और उसके बाद में जब क्लासेस स्टार्ट होती है वो अपने क्लासेस को ज्वाइन करके आगे के प्रोसेस में चले जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि उनको कॉलेज तो पसंद आया बट फिर भी वो बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो उनको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन का जो फॉर्म मिलता है वहाँ पे आपको टिक करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, आपका प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा है कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है और आप चाहते हैं कि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है कि आप एक तरीके से फ्री एग्जिट ले रहे हैं। आप राउंड 2 में एलिजिबल हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग करें और उस समय जो भी कॉलेज आपको मिलेगी, आप अगर नहीं लेते हैं तो वहाँ पे फॉरफीचर का रूल एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में जो प्रोसेस है यहाँ पे भी फ्रेश एप्लीकेशंस ओपन होंगे, तो फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिया होगा और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो ये 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि राउंड 2 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो जिनको अपग्रेडेशन मिली है, उनको क्या करना है, राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिलने के बाद में आपको प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज में जाकर के सीट को सरेंडर करना है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को लेना है, आपकी फ़ीस जो आपने पे की है वो आपको मिलेगा विदिन 24 आवर्स ऑफ टाइम। सेम अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे कॉलेज की रिपोर्टिंग में। अब जो नए कैंडिडेट हैं जिनको अलॉटमेंट मिली है उनके पास में क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो न्यूली कैंडिडेट होंगे राउंड 2 में, उनके पास ऑप्शन है कि अगर उनको कॉलेज पसंद आया वो रिपोर्ट कर जाएँ, कॉलेज पसंद आया बट अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो मॉप अप के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उनको कॉलेज पसंद नहीं आया है और वो चाहते हैं क्या कि मॉप अप में फिर से अप्लाई करना, तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी और फ्रेश
एप्लीकेशन उनको मॉप अप राउंड में करना होगा, डिपॉजिट फिर से डालनी होगी और वो एलिजिबल हो जाएंगे। चौथा है कि वो एग्जिट लेना चाहते हैं तो उनकी डिपॉजिट फॉरफिट होगी और किसी दूसरे स्टेट में वो काउंसलिंग के लिए फिर भी एलिजिबल रहेंगे। मॉप अप राउंड के बारे में आप बताता हूँ। मॉप अप राउंड में यहाँ पे कैंडिडेट होंगे फ्रेश अप्लाइड कैंडिडेट और जो अपग्रेडेड कैंडिडेट होंगे राउंड 2 के। तो जो अपग्रेडेड कैंडिडेट है उनको सेम वही प्रोसेस करना है कि रिपोर्ट करना है अपने प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज में, वहाँ पे अपनी सीट को सरेंडर करना है, डॉक्यूमेंट लेना है, फीस अपनी वापस करनी है जो कि 24 आवर्स के टाइम में आपको मिल जाएगा, और जो न्यू कॉलेज आपको अलॉट होगा मॉप अप राउंड में वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन जरूर आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में नॉन अलॉटेड कैंडिडेट रहेंगे वही एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। स्टेट में भी अगर आपको कहीं पे सीट मिलती है तो आप स्टे वैकेंसी ऑफ एमसीसी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। अपग्रेडेशन के प्रोसेस को मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपग्रेडेशन क्या है। आप बेहतर कॉलेज के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं, राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट है तो। अगर राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। बट राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट राउंड 2 तक तो अपग्रेड कर सकते हैं, बट फर्दर मॉप अप राउंड में वो एलिजिबल नहीं होंगे अपग्रेड करने के लिए। तो ये प्रोसेस बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग हर राउंड में फ्रेश होती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने जो कॉलेज राउंड 1 में डाला है बस उसी में आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी सीक्वेंस को राउंड 2 में चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट राउंड 2 में जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो मॉप अप राउंड में भी अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अब अपग्रेडेशन होता है तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया है वहाँ पे जाके आपको सीट सरेंडर करना है। आप डायरेक्टली न्यूली अलॉटेड कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, और ये प्रोसेस कंप्लीटली फिजिकल है। ऑनलाइन मोड पे कोई भी प्रोसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको जाना है, सरेंडर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना है, जो फीस आपने पे की है वो आपको मिलेगा वापस। और ये टाइम फ्रेम जो रहेगा, अगर आप मॉर्निंग में रिपोर्ट करते हैं सरेंडर करने के लिए तो बाय इवनिंग आपके पैसे वापस आ जाएंगे, या मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम फ्रेम आप लेके चलिए जहाँ पे आपके फंड को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें कोई और फर्दर टाइम लैग नहीं होगा, जिस अमाउंट को आप फर्दर यूज कर सकते हैं न्यूली अलॉटेड कॉलेज में। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम फ्रेम जो रहता है ऐसा रिपोर्टिंग का, उसमें कोशिश करिए अगर अपग्रेडेशन हो रहा है तो पहले डे ही आप इस प्रोसेस को जाके करिए, ताकि आपको फंड एक्स्ट्रा अरेंज ना करना पड़े ड्यू टू डेडलाइन। अब मैं आपको एग्जिट रूल के बारे में बताता हूँ। एमसीसी की राउंड 1 में फ्री एग्जिट का रूल एप्लीकेबल होता है। राउंड 1 में आपको सीट मिली है, आप एग्जिट ले सकते हैं, आपकी डिपॉजिट एज इट इज़ इंटैक्ट है, आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे एमसीसी से एग्जिट करके स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सीट मिलती है, आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते राउंड 2 में, तो उस स्टेट की काउंसलिंग का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। आपकी जो डिपॉजिट एमसीसी में जो आपने दी है वो बिल्कुल सेफ है अगर आपने एमसीसी के राउंड 1 से एग्जिट ले लिया है। अब राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या राउंड 2 में आप अपग्रेड कर रहे हैं, और उस समय आपको फॉरफीचर का रूल एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि राउंड 2 में अलॉटेड कैंडिडेट जो भी होंगे वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको प्रीवियस राउंड 2 में जो सीट मिली है आपने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है तो फ्रेश आप डिपॉजिट और एप्लीकेशन के साथ में मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ। आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने साथ में रेडी रखनी है, जिसमें आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट आप अपने पास में रखिए, आधार कार्ड रखिए, स्कूल जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है वहाँ का पिन कोड भी रिक्वायर्ड होता है, एड्रेस भी रिक्वायर्ड होता है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स जाएगा, स्कूल के हिसाब से जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही होगा जो आपने एनटीए के एप्लीकेशन में यूज़ किया है, क्योंकि इसी नंबर के हिसाब से डेटा फेच भी होगा और आपको जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है इसी नंबर्स पे ही या ईमेल आईडी के थ्रू की जाएगी। स्पेसिफिकली जो ओटीपी जनरेट होगा वो होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो कि रजिस्टर्ड होगा आपके एनटीए में। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है एमसीसी के द्वारा वो ईमेल और मोबाइल के थ्रू ही होगा, और तीसरा कोई भी मीडियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट ऐप है संदेश ऐप, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। इफ़ इन केस कई बार नेटवर्क के इश्यूज की वजह से आपको ओटीपी अगर नहीं आ रहा हो तो संदेश ऐप के थ्रू आप ओटीपी को एक्सेस कर सकते हैं। मोड ऑफ रिपोर्टिंग कंप्लीटली फिजिकल है और स्टूडेंट को ही करना है मैंडेटरी, और पेरेंट उनके साथ में जा भी सकते हैं। अगर पेरेंट अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट भी खुद जा करके कर सकता है। कुछ एफिडेविट वगैरह ऐसे जहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर की भी ज़रूरत होती है, तो उसको ध्यान में रख करके आप अपने इस प्रोसेस के बारे में पहले से अपनी प्लानिंग करके चलिएगा। पेमेंट कब करना है फीस का ये मैं आपको बताता हूँ।
फीस की पेमेंट अलॉटमेंट के बाद में एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आप या तो फंड ट्रांसफर्स के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाएंगे तो कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे जो इसको वैलिडेट किया जाता है फंड के रिमिटेंस को, डीडी के थ्रू आप बहुत जल्दी वहाँ पे इस प्रोसेस में आप सारे प्रोसेस को देख करके जल्दी अपने आप को वहाँ से फ्री कर सकते हैं। अगर आप आरटीजीएस करेंगे तो फिनेंस टीम को इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उनको वैलिडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा आरटीजीएस के मोड में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो। डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बताता हूँ। एमसीसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपको नहीं करना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज ही है। ऑटो लॉक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं और आप कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी कारण से मिस कर जाते हैं उसको लॉक करना, तो सिस्टम उसको ऑटो लॉक कर देगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्या कि आपने लॉक नहीं किया तो आपके सारे ऑप्शंस वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। नहीं, आपने एक बार सेव कर दिया है तो ऑटो लॉक होकर के वो सिस्टम में सेव होकर के ही रहेगा, जिसके बाद में आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। क्या आप मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के बाद अपनी सीट को छोड़ सकते हैं? तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो कॉलेज लिविंग बॉन्ड होता है वो फिर अप्लाई हो सकता है और इस कंडीशन में आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। मे बी जो 3.5 ईयर्स का फीस है वो भी आपको पे करना पड़ सकता है। अगर डॉक्यूमेंट में किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसी है, आपको लगता है क्या कि कहीं पे नेम में मिसमैच है या फिर कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी लगता है, तो आप रिपोर्टिंग के टाइम पे जब भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो इसके साथ में एक एफिडेविट आप अटैच कर सकते हैं जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको मेंशन करके। तो इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सीट्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है और 10,000 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वहीं SC ST और PWD यानी कि रिजर्व कैटेगरी से जो स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं उनके लिए 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस है और 5000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होता है। डिम्ड यूनिवर्सिटी के अगर आप जा रहे हैं तो 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फी है और 2 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट होगा। अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ में डिम्ड सारे प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो हायर अमाउंट है डिम्ड यूनिवर्सिटी का यही एप्लीकेबल होता है, यानी कि 2,05,000 टोटल आपका कॉस्ट होगा, 5,000 रजिस्ट्रेशन का और 2 लाख रुपये का डिपॉजिट का। ये सीट का रिजर्वेशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे 35.5% सीट्स रिजर्व हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 27% सीट्स रिजर्व हैं OBC के लिए, EWS के लिए 10% का सीट्स का रिजर्वेशन रखा गया है, SC के लिए 15% का है, ST के लिए 7.5% का है और PWD कैटेगरी में जो बच्चे फॉल कर रहे हैं इस कोटा में 5% का सीट का रिजर्वेशन रखा गया है। काउंसलिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है हर स्टूडेंट्स के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, और बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आते रहेंगे हर स्टेज में। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टिव सवाल को रखा है जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स के मन में ये अराइज होता है, जैसे कि क्या हम MCC के राउंड में डायरेक्टली राउंड 2 या फिर मॉपअप या फिर स्टे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी राउंड में एलिजिबल हैं, फ्रेश एप्लीकेशन हर राउंड में ओपन होती है, तो आप डायरेक्टली किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या मैं MCC और स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन है। आप कहीं पे भी कितने भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो और MCC में भी साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं अपनी राउंड 2 में जो सीट मिलेगी MCC में उसको होल्ड करके स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी कई लोगों के मन में सवाल आता है कि राउंड 1 में हम सीट को सिक्योर कर लेते हैं MCC में और स्टेट की काउंसलिंग में हम मॉपअप और स्टे तक वेट करेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्टिंग के बाद में आप अपग्रेडेशन जब तक कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। राउंड 2 के बाद में कोई भी स्टेट में आप फिर फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट का, ये डेटा रियल टाइम पे अपडेट होता रहता है NMC के पोर्टल पे, जहाँ पे ये स्टेट और MCC के बीच में भी इनको शेयरिंग किया जाता है, जहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि अलॉटमेंट ले करके बैठे हैं या फिर रिपोर्ट करके बैठे हैं, उनको काउंसलिंग से फर्दर बार्ड कर दिया जाएगा। यानी कि मॉपअप राउंड में किसी भी स्टेट में भी आप जा रहे हैं और MCC में आपने रिपोर्ट किया है तो आपको बार्ड कर दिया जाएगा, या किसी दूसरे स्टेट में आपने रिपोर्ट किया है तो उस कंडीशन में भी आपको बार्ड कर दिया जाएगा मॉपअप राउंड में। स्टे वैकेंसी राउंड में कौन एलिजिबल है? जिनको राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप तीनों राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है वही स्टूडेंट स्टे राउंड में एलिजिबल होते हैं। MCC एक लिस्ट भी जारी करती है जहाँ पे
जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वही स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 1:10 के रेशियो में सीट्स के हिसाब से वहाँ पे वो लिस्ट जारी की जाती है। कितने चॉइसेस हम फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। चॉइस फिलिंग का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। चॉइस फिलिंग ऐसी करनी चाहिए कि टॉप टू बॉटम आपको सीक्वेंस में रखना चाहिए। जो कॉलेजेस की मेरिट हाई है, अच्छे हैं, उनको ऊपर रखिए, फॉलोड बाय नीचे। अब यहाँ पे कई ऐसे सवाल भी आते हैं कि कोई स्टूडेंट मेरे से पहले किसी चॉइस को रख दे रहा है एक्स कॉलेज को, और मैंने एक्स कॉलेज को 3rd पोजीशन पे रखा है, किसी ने 1st पोजीशन पे रख दिया, उसकी रैंक मेरे से बाद है तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम 1 by 1 रैंक के हिसाब से आता है और उस रैंक पे आकर के ऑप्शंस को 1 by 1 देखता है, और जो ऑप्शन उसको जिस पोजीशन पे अवेलेबल दिखता है वो पोजीशन पे उसको अलॉट कर देता है। ये भी सवाल आता है कि क्या मेरे पास ऑप्शन है क्या कि जो कॉलेज में मुझे अलॉट हुआ है वो ना लेकर के मैं उसके बाद वाले कॉलेज को ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम जो कॉलेज आपको शो कर रहा है अलॉटमेंट में वही कॉलेज आपको रिपोर्ट करना है, या फिर आप एग्जिट ले सकते हैं। क्या ये मैंडेटरी है एमसीसी में पार्टिसिपेट करना ताकि आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएँ? ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमसीसी में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मैंडेटरी वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपने गवर्नमेंट में अप्लाई किया है राउंड 1 में और सीट आपको नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं राउंड 2 में डिम्ड के लिए अप्लाई करना, जो कि आपने पहले राउंड में ऑप्ट नहीं किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। राउंड 2 में आपके पास में रीसेट का ऑप्शन 1 टाइम का मिलेगा, जहाँ पे आप रीसेट करके एप्लीकेशन को फिर से वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिपॉजिट्स एप्लीकेबल जो है वो पे करके आप डिम्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या मैं डायरेक्टली मॉपअप या स्टे में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का है वो कैसे वापस आएगा, इस प्रोसेस के लिए आपको कोई फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीसी ऑटो रिफंड प्रोसेस में अपने आप को लेकर के चलता है। जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो देख लेगा सिस्टम कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और ये अमाउंट जो रिफंड होता है, अगर आपने नेट बैंकिंग से यानी कि जो जिस भी प्रोसेस से आपने पे किया है, या आपने डेबिट कार्ड से पे किया है या क्रेडिट कार्ड से पे किया है, तो इन्हीं कार्ड में वो वापस रिफंड आ जाएगा जहाँ से ये डेबिट हुआ है, यहाँ से ये कटा है पैसा। अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो डिपॉजिट आप पे कर रहे हैं वो फेल हो गया और आपने डबल पेमेंट कर दिया, तो इस केस में क्या करना है? एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के 10 दिन के बाद में आपको फाइनेंशियल कस्टोडियन को मेल करना है अपनी डिटेल्स के साथ में। जो आपके फेल ट्रांजैक्शन है उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इन सब सारी डिटेल्स के साथ में उनको मेल करिए। आपका जो एक्सेस अमाउंट उनके पास गया होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड पूरा एमसीसी का एक स्टार्टिंग से एंड तक का हर कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। कोई भी अगर फर्दर और भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे पास में रीच आउट कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। हमारी कमेंट्स बॉक्स पे अपने कमेंट्स को जरूर ड्रॉप करिए। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप हमारे चैनल को लाइक करिए।